चलिए वाटर के साथ अगर रिएक्शन देखनी है तो वाटर के साथ रिएक्शन कैसी होती है, देखिए मेटल की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करेंगे तो आपको मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ एनर्जी निकलती है। अब ये एनर्जी जो आपकी हीट एनर्जी इतनी ज्यादा निकलती है और ये H2 क्या होती है, ये होती है कंबस्टिबल, एक्सप्लोजिव होती है। अगर आपने एक सोडियम का पीस वाटर में डाला तुरंत आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन रिलीज हुई थी और साथ ही साथ एनर्जी बहुत सारी निकली थी। इसकी वजह से क्या हुई, तुरंत उसने हाइड्रोजन ने आग पकड़ ली। बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होती हैं, विस्फोटक क्रियाएं होती हैं, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। उसके अलावा ग्रुप 1 के जितने भी आपके मेटल्स हैं वो इसी तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करेंगे हम। हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे। लिथियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ 1073 केल्विन पर, ठीक है, 1073 केल्विन पर रिएक्ट करके लिथियम हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड्स जो होते हैं आपके, इसमें H की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या होती है, -1। बाकी सारे जो मेटल्स हैं ग्रुप 1 के वो आपके हाइड्रोजन के साथ 673 केल्विन पर रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। फिर फोर्थ रिएक्शन देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। हेलोजेंस के साथ आपके मेटल्स मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं। M + X2 gives twice Mx। जैसे कि एग्जांपल लेना है तो NaCl2 के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है। LiI जो होता है, ठीक है, लिथियम आयोडाइड, ये मोस्ट कोवलेंट होता है। अब कोवलेंट क्यों होता है, हम यहाँ पर फजान्स रूल लगा सकते हैं। फजान्स रूल जो है आपके वो क्या कहता है कि कैटायन जितनी छोटी होगी उसकी पोलराइजिंग पावर जो होती है, पोलराइजिंग पावर यानी ध्रुवीकरण करने की जो क्षमता होती है उसकी सबसे ज्यादा होती है। और एनाइन जो है वो जितनी बड़ी होगी साइज में उतनी ही वो पोलराइजेबल होगी, उसका ध्रुवीकरण उतनी ही आसानी से हो सकता है। तो क्योंकि आयोडीन जो है वो सबसे बड़ी एनाइन है, I नेगेटिव, और हेलोजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हेलोजेंस में। और लिथियम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कैटायन हो गई, तो इसलिए ये जो बॉन्ड ये बहुत ही ज्यादा कोवलेंट होता है, तो मोस्ट कोवलेंट आपका ये होगा। रिएक्टिविटी अगर आपको देखनी है, अगर हम एक ही हेलाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं क्लोराइड की बात कर रही हूँ, तो रिएक्टिविटी इस तरीके से बढ़ती है, ठीक है, सीजियम की सबसे ज्यादा होगी, लिथियम की सबसे कम। और अगर हम एक मेटल की बात कर रहे हैं तो अलग अलग हेलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके से होती है। सबसे तेज फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड के साथ। आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग नेचर, अपचारक प्रकृति, ठीक है, अपचारक प्रकृति देखिए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे प्रबल आपका अपचारक होता है लिथियम और सबसे दुर्बल अपचारक होता है सोडियम। और वैसे आपका जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है वो सोडियम से सीजियम तक जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन फिर भी आपका जो लिथियम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए रिएक्शन क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, रिड्यूस वो करता है जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीडेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जो आपका सॉलिड मेटल है वो गैसियस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि यहाँ क्या होगा, सब्लिमेशन एंथैल्पी यानी उधरोपातन एंथैल्पी होगी। फिर आपका जो गैसियस मेटल एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ क्या लगेगी, आपकी जो ऊर्जा यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है वो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और उसके बाद जो M पॉजिटिव आयन बनी, जब वो वाटर में बनेगी तो इसका हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इतनी ज्यादा होती है कि सबको ओवरकम कर देती है, ये सबको कॉम्पनसेट कर देती है, और इसी वजह से लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और बाकी हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम जानते हैं क्या हो रही है, सोडियम से सीजियम तक कम हो रही है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, जितना कम उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी मेटल की, उतने ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और उतनी अच्छा उसका रिड्यूसिंग नेचर होगा, यानी अपचारक प्रकृति होगी। अब देखिए एक स्पेशल रिएक्शन की बात करते हैं, सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। अगर मेटल का लिक्विड अमोनिया में आप सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलती हैं मेटल का अमोनिएटेड आयंस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अमोनिएटेड हो जाते हैं, यानी कि अमोनिया के साथ आपको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिलेंगे और अमोनिया के साथ ही आपको यहाँ पर मेटल आयन भी मिलेगी। और ये सॉल्यूशंस होते हैं आपके ब्लू कलर के, कई जगह आपको डीप ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा। ये जो नीला रंग सॉल्यूशन को मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलता है, ठीक है। ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये आपके रेड रीजन में, ठीक है, विजिबल रीजन का जो रेड
लाइट की वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब वो रेडिएट करेंगे, ठीक है, जब एक्साइट होने के लिए इन्होंने एब्जॉर्ब करी एनर्जी तो कौन से रीजन में करी, विजिबल रीजन के रेड लाइट को इन्होंने एब्जॉर्ब किया। लेकिन जब ये इमिट करते हैं, बाद में निकालते हैं, तो ये ब्लू कलर की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी लाइट होती है, ब्लू कलर, ठीक है, तो ब्लू कलर की लाइट को ये इमिट करते हैं। इसी वजह से जो सॉल्यूशन होता है हमें नीले रंग का दिखाई देता है। अगर कंडक्टिविटी की बात करें कि मेटल को अगर आपने लिक्विड अमोनिया डिसॉल्व कर दिया तो ये कंडक्टिंग क्यों हो जाता है, चालक क्यों होता है, तो ये किस वजह से होता है, दोनों की वजह से होगा, मेटल आयंस की वजह से भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगा। पैरामैग्नेटिक होता है ये सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, तो हमें यहां पर मिलता है अमाइड, मेटल अमाइड और हाइड्रोजन गैस। और इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमने इस सॉल्यूशन को छोड़ दिया है और मेटल अमाइड में और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया है वो सॉल्यूशन, तो जो ब्लू कलर है वो किसमें चेंज हो जाता है, ब्रोंज में, और सॉल्यूशन हो जाता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक से क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो ये थे आपके ग्रुप 1 की कुछ प्रॉपर्टीज। अब जरा एनॉमलस प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लिथियम की। क्यों लिथियम जो है अपने ग्रुप 1 के एलिमेंट से कुछ अलग बिहेवियर शो करता है, अलग तरह का व्यवहार शो करता है। और वो क्यों करता है, क्योंकि जो इसका साइज है वो बहुत छोटा है, ठीक है, अपने ग्रुप 1 के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का। और इसकी पोलराइजिंग पावर, ठीक है, पोलराइजिंग पावर जो है इसकी वो भी बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से इसके जो कंपाउंड्स या यौगिक बनते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर कोवलेंट होते हैं नेचर में। कोवलेंट बनते हैं क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, साइज स्मॉल है, सहसंयोजी यौगिक बनाता है। और ऐसे यौगिक जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, यानी कि आपके जो कार्बनिक विलयन होते हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं, उनमें घुलनशील होते हैं। अच्छा, डिफरेंसेस हमें क्या देखने को मिलते हैं, डिफरेंसेस हमें ये देखने को मिलेंगे कि आपके ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके अल्कली मेटल्स हैं, वो मिलते हैं हमको सॉफ्ट, वो क्या होते हैं, नरम होते हैं, मुलायम होते हैं। लेकिन लिथियम क्या है, लिथियम हार्ड है, ठीक है, कठोर है। इसके अलावा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, हमने बात करी थी कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं लो, कम होते हैं, लेकिन आपका जो लिथियम है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इसके अलावा लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, सबसे कम क्रियाशील है, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे तेज, सबसे प्रबल अपचारक है ये। फिर लिथियम की बात करें तो देखिए, आपने लिथियम की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन बताई थी तो क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि इसके अदर मेटल्स क्या बनाते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड बना रहा था, और बाकी सारे जो मेटल्स थे वो सुपर ऑक्साइड बना रहे थे, लेकिन लिथियम क्या बनाता है, ऑक्साइड। और इसके अलावा वो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके Li3 लिथियम नाइट्राइड भी बनाता है, जबकि और जो मेटल्स हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर के नाइट्रोजन के साथ इस तरह से रिएक्ट नहीं करते। इसके अलावा LiCl की बात करें तो ये डेलिक्विसेंट है नेचर में। डेलिक्विसेंट का मतलब है कि आसपास के एनवायरनमेंट से वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और ये क्रिस्टलाइज हो जाता है अपने हाइड्रेट्स में। इसके अलावा लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन बाकी के ऐसे हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो आपके अदर मेटल हैं, एल्कली मेटल्स हैं आपके ग्रुप 1 के, वो हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलते इस तरीके से। इसके अलावा जो बाकी के मेटल्स हैं आपके, लिथियम को छोड़कर ग्रुप 1 के बाकी मेटल्स हैं वो इथाइन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन लिथियम इथाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता। फिर देखिए LiF और Li2O, ठीक है, लिथियम क्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड जो है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं लेस सॉल्यूबल है, कम सॉल्यूबल है। जबकि अदर हैलाइड्स और ऑक्साइड्स की बात करें हम इसके ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं उनकी, तो वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। अब देखिए लिथियम की हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है मैग्नीशियम के साथ, इसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, लिथियम सोडियम, और यहां पर क्या होता है आपका बेरिलियम मैग्नीशियम, यहां पर ये इस तरीके से होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो डायगोनली इसके बिल्कुल तिरछाई में होता है। लेकिन लिथियम की हमें मैग्नीशियम के साथ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। अब ये क्यों हमें देखने को मिलता है, देखिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस आपका कम होता है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। लेकिन जब हम डायगोनली जाते हैं तो ये दोनों ही जो इफेक्ट्स हैं अपने आप को कैंसिल आउट कर देते हैं, और लिथियम और मैग्नीशियम ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। जैसे एटॉमिक रेडियस की बात करें, लिथियम का क्या है, लिथियम का है आपका 152 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का है 160 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट आसपास है।
आयनिक रेडिया की बात करें, लिथियम पॉजिटिव का है 76 पिकोमीटर और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का 72 पिकोमीटर। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज देखें तो दोनों ही क्या है, कठोर है। मैग्नीशियम भी कठोर है और लिथियम भी कठोर है। इसके अलावा दोनों ही पानी के साथ, जल के साथ बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, तेजी से अभिक्रिया नहीं करते। जैसे अन्य मेटल्स हम देखते हैं वो बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, एक्सप्लोसिव होती है रिएक्शन, लेकिन लिथियम के साथ ऐसा नहीं होता। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो लिथियम मैग्नीशियम दोनों के ही जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो वाटर में लेस सॉल्युबल है, यानी जल में अधिक घुलनशील नहीं है। फिर नेक्स्ट है बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स। मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, लिथियम भी नाइट्राइड बनाता है। कार्बोनेट्स ऑफ बोथ डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लिथियम मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करें, अगर हम उसे क्या करें, उसे हम हीट करें तो वो दोनों ही टूट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसके अलावा LiCl और MgCl2 जो है वो दोनों ही इथेनॉल में सॉल्युबल है, घुलनशील है। ये आपका ऑर्गेनिक एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर ये दोनों सॉल्युबल है। बोथ LiCl एंड MgCl2 आर डेलिक्विसेंट। दोनों ही क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्सॉर्ब करते हैं और अपने अपने हाइड्रेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप 2 के आपके एलिमेंट्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 2 के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्शन एयर और वाटर के साथ कैसे होती है। देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें तो ये काइनेटिकली इनर्ट हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। काइनेटिकली इनर्ट है यानी गतिक रूप से क्या है, ये थोड़े अक्रिय हैं ऑक्सीजन की तरफ। वो इसलिए क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है इनके ऊपर इनके ऑक्साइड की BeO और MgO इनकी ऑक्साइड की एक फिल्म, एक परत सी जमी होती है इनके पृष्ठ के ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इनकी सतह पर क्योंकि ऑक्साइड की फिल्म होती है तो इसीलिए ये ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया नहीं करते। अब देखिए मेटल की रिएक्शन, यानी कि आपका ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है, हम ग्रुप 2 के मेटल की बात करें, इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मोनोऑक्साइड मिलेगा। किसके केस में, बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में। लेकिन इसके अलावा अगर आप बेरियम और स्ट्रोंशियम की बात करें तो हमें मिलता है पर ऑक्साइड। ठीक है, MO2 मिलेगा हमें, पर ऑक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड भी फॉर्म करता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो होते हैं वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ, यानी कि एटमॉस्फेयर में या फिर आसपास जो वातावरण में ऑक्सीजन उपलब्ध है और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं और वाटर के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। रिएक्शन विद हेलोजेंस देखते हैं आप। हेलोजेंस यानी कि आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो मेटल जो है आपका हेलोजन के साथ रिएक्ट करके MX2 सॉल्ट बनाता है और यहाँ पर X क्या हो सकता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा एक और रिएक्शन हमें देखने को मिलती है कि आपका NH4 वोल्ट बाई BeF4 जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है, बेरियम फ्लोराइड और अमोनियम फ्लोराइड बनता है। यहाँ पर BeO यानी बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप कार्बन और Cl2 के साथ कराएंगे एट 600 to 800 केल्विन, तब जाके आपको BeCl2 मिलेगा। देखिए क्या है कि BeCl2 और BeF2 को फिर इसे प्राप्त करने का ये तरीका है। यहाँ पर जो M है ना वो आपका बेरिलियम के अलावा है, मतलब बेरिलियम को छोड़कर आप बाकी कोई मेटल्स लेंगे तो उनकी रिएक्शन इस तरीके से करा के आपको हैलाइड मिल जाएगा, लेकिन बेरिलियम के हैलाइड इस तरह नहीं मिलते। तो बेरिलियम का फ्लोराइड अगर आपको चाहिए तो आपको ये रिएक्शन करनी पड़ेगी, बेरिलियम क्लोराइड आपको चाहिए तो आपको ये रिएक्शन करनी पड़ेगी। बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन और क्लोरीन के साथ आप रिएक्ट कराएंगे या हीट करेंगे तब आपको मिलेगा बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड का अगर आप सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ठोस अवस्था में ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, एक पॉलीमेरिक चेन है। ठीक है, पॉलीमेरिक चेन फॉर्म में होता है। एक बी जो है आपका 4 क्लोरीन एटम से सराउंडेड है और क्लोरीन जो है दरअसल ब्रिज की तरह काम करे, पुल की तरह काम करे 2 बेरिलियम एटम्स के बीच में। अब देखते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम जो है आपका मेटल हाइड्राइड ऐसे डायरेक्टली रिएक्ट करने पे नहीं बनाएगा। ठीक है, मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करने पे डायरेक्टली मेटल हाइड्राइड नहीं बनाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको BeCl2 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके साथ करनी पड़ेगी, तब आपको मिलेगा बेरिलियम हाइड्राइड।
साथ में LiCl और AlCl3। ठीक है, तो बेरिलियम हाइड्राइड आपको कैसे मिलेगा, जब आप इसकी रिएक्शन BeCl2 की रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराएंगे। इसके अलावा देखिए जो आपका मैग्नीशियम हाइड्राइड होता है वो कोवलेंट होता है नेचर में। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक है एक। और CaH2 का देखिए एक स्पेशल नाम याद कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है, हाइड्रोलिथ किसे कहते हैं, तो CaH2 को हाइड्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं, अम्ल के साथ कैसे क्रिया करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है तो क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी इससे। रिड्यूसिंग नेचर देख लीजिए, अपचारक प्रकृति। तो देखिए बेरिलियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सबसे प्रबल अपचारक कौन है, बेरिलियम है। अब एनॉमलस बिहेवियर देख लेते हैं बेरिलियम का। जिस तरीके से हमने लिथियम का देखा एनॉमलस बिहेवियर, ऐसे बेरिलियम का भी एनॉमलस बिहेवियर होता है कि यानी अपने अन्य एल्कली अर्थ मेटल्स के से थोड़ा सा अलग सा व्यवहार दिखाता है। वो भी क्यों दिखाएगा, क्योंकि इसका भी जो साइज है, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, वो सबसे छोटा होता है। बेरिलियम हार्ड है, ठीक है, कठोर है। बाकी अन्य जो होते हैं मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, इसके कंपैरिजन में सॉफ्ट है। लीस्ट मेटालिक है। ठीक है, सबसे कम मेटालिक नेचर हमें कहां देखने को मिलेगा, बेरिलियम में। देखिए मेटालिक नेचर जो होता है ना, समूह में ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है, बढ़ता है। मेटालिक नेचर है क्या, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना। तो ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है मेटालिक कैरेक्टर, ये समूह में ऊपर से नीचे जाने में बढ़ता है। तो बेरिलियम जो है ये लीस्ट मेटालिक है और ज्यादातर जो कंपाउंड बनाता है वो कोवलेंट होता है, सहसंयोजी यौगिक बनाता है। इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसके क्वथनांक, गलनांक सब बहुत उच्च होते हैं, सब हाई होते हैं। इसके अलावा BeO बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है एम्फोटेरिक है नेचर में। एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी है, यानी एसिड की तरह या अम्ल की तरह भी एक्ट करते हैं, बेस यानी क्षार की तरह भी एक्ट करते हैं। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेरिलियम का ना, वो 4 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसके जो वैलेंस शेल है उसमें सिर्फ क्या है, के पास सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये इससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बढ़ा सकता। जबकि इसके जो ग्रुप के अदर मेटल्स हैं वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी कर सकते। इसके अलावा देखिए एल्यूमिनियम के साथ इसकी रिजेम्बलेंस देखने को मिलती है। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ इसकी रिजेम्बलेंस क्या देखने को मिलेगी, ये भी डायगोनल रिलेशनशिप है। ठीक है, ग्रुप 13 में जो है एल्यूमिनियम है और बेरिलियम इसके साथ क्या दिखाता है, इसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। तो देखिए सिमिलरिटी हमें क्या देखने को मिलती है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स देखिए, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आपके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि आपके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। इसके अलावा बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक है नेचर में। ठीक है, उभयधर्मी है प्रकृति में। इसके अलावा बेरिलियम जो है वो आसानी से उसके ऊपर अम्ल का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि बेरिलियम के ऊपर जो होती है ना एक ऑक्साइड की लेयर होती है। हमने बात करी थी कि बेरिलियम मेटल के ऊपर उसके ऑक्साइड की लेयर होती है, इसीलिए वो आसानी से एसिड उस पर अटैक नहीं कर सकता। और सेम चीज एल्यूमिनियम के साथ भी होती है, उसके ऊपर भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फिल्म होती है, जिसकी वजह से एसिड्स जो है उसके ऊपर आसानी से एक्ट नहीं कर सकते। फिर देखिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है दोनों ही अपने फ्लोराइड के कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। फ्लोरो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं आपके, BeF4 2 नेगेटिव, और एल्यूमिनियम का क्या होता है आपका AlF6 3 नेगेटिव। तो ये अपने फ्लोरो कॉम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं अपने सॉल्यूशंस में, जबकि बेरिलियम के ग्रुप के जो अदर मेटल्स हैं ऐसे फ्लोरो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड्स हमें देखने को उनके नहीं मिलते अपने सॉल्यूशन में। इसके अलावा बेरिलियम ऑक्साइड की बात करें या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें, दोनों का ही जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है और दोनों ही इनसॉल्यूबल सॉलिड्स हैं। ठीक है, घुलनशील नहीं है। इसके अलावा एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों के कार्बाइड्स की अगर हम बात करें तो दोनों के कार्बाइड्स की अगर हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो उसमें हमें मीथेन देखने को मिलती है, BeCl2 एंड Al2Cl6। ठीक है, जो क्लोराइड्स हैं इनके दोनों ही पॉलीमेरिक चेन्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पॉलीमेरिक चेन्स का जो हमने स्ट्रक्चर देखा हमें वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के भी देखने को मिलेगा और बेरिलियम क्लोराइड के लिए भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये दोनों ही कंपाउंड जो हैं, दोनों ही यौगिक स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड्स हैं। ठीक है, क्या है ये, लुइस एसिड्स, लुइस अम्ल है, जो कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स में सॉल्यूबल है। और बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के ही सॉल्ट्स आसानी से बहुत ही एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज होते हैं। तो ये है आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज। आई होप क्लियर हुई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।